अभी तक तो मैं आपको पढ़ा रहा था। स्वागत है आपका दूसरे लेक्चर में। लेक्चर सीरीज स्टार्ट किया हुआ है आपका लीनियर अलजेब्रा का, ठीक है ना। तो अभी तक तो डिस्कस कर चुके हैं बहुत सारे वेक्टर स्पेस के बारे में और उसकी प्रॉपर्टी के बारे में। अभी जस्ट एक नोट पढ़ाया गया है। नोट क्या था बेसिकली आपका, कि जो भी डिनोट जैसे आप करते हो, कुछ भी जैसे डिनोट करते हैं ना, तो जो वेक्टर होता है वो ऑलवेज मतलब किस में डिनोट किया जाता है, अल्फा बीटा गामा में। और स्केलर जो भी होता है वो ए बी सी डी और एक्स वाई जेड में डिनोट किया जाता है, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका नोट, इम्पॉर्टेंट नोट है। लेक्चर को कंटिन्यू करते हुए एक थ्योरम है, थ्योरम को समझते हैं। थ्योरम है कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है ओवर एफ पे, ठीक है ना, तो उसमें दो चीजें प्रूव करनी है कि अगर अल्फा जो होगा वो नॉन जीरो एलिमेंट होगा, वेक्टर स्पेस का होगा, और ए कॉमा बी जो होगा वो फील्ड का होगा। तो जब हम उस पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे, स्केलर मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये मिलने चाहिए ए अल्फा, ठीक है ना। ए अल्फा इक्वल टू बी अल्फा मिलना चाहिए, जो कि मिलेगा ए बराबर बी मिलेगा। ये दो चीजें मिलनी चाहिए, ठीक है। यानी ए बराबर बी, ये क्या मिलना चाहिए, ए अल्फा इक्वल टू बी बीटा मिलेगा। ये दो चीजें मिलनी चाहिए जो कि हमारा दे देगा ए बराबर बी दे देगा, ठीक है ना। सेकंड है कि अगर ए जो है हमारा नॉन जीरो एलिमेंट है, वो फील्ड का है, और अल्फा बीटा जो है वो वेक्टर का है, तो ए अल्फा बराबर ए बीटा हो जाएगा, जो मिलेगा क्या, नॉट देयर फॉर इम्प्लाई अल्फा बराबर बीटा हो जाएगा। तो पहला प्रूफ जो है वो क्या है, फर्स्ट प्रूफ में था। फर्स्ट जो प्रूफ मुझे करना है, प्रॉब्लम्स देखते हैं एक्चुअली में, तो उसके बाद से प्रूफ के बारे में डिस्कस करेंगे। प्रूफ क्या है, थ्योरम क्या है फर्स्ट में, कि अगर इफ अल्फा क्या होगा, इफ अल्फा इज अ नॉन जीरो नॉन जीरो एलिमेंट ऑफ भी एंड ए कॉमा बी बिलोंग टू फील्ड है। तो ये चीजें प्रूफ करनी है क्या, कि ए अल्फा जो होगा वो एक्चुअली में इक्वल होगा बी अल्फा के। यहाँ से अल्फा अल्फा कैंसिल हो जाएगा तो मिलेगा ए बराबर बी मिलेगा। ये प्रूफ करना है, ये प्रूफ है। यहाँ से प्रूफ देखते हैं। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये बातें सत्य होंगी। अगर ए अल्फा, ये प्रूफ देखा जा रहा है यहाँ से, ठीक है ना। ये चीजें आप ध्यान देंगे, प्रूफ में है ये। पहला जो पॉइंट है प्रूफ में वो ये है कि यहाँ से मिलेगा कि ए अल्फा बराबर बी अल्फा मिलेगा। इसको मैं लिख सकता हूँ इस वाले टर्म को, यानी ये वाला पोर्शन इधर आ जाएगा। तो ये आपका होगा ए अल्फा माइनस बी अल्फा बराबर में जीरो हो जाएगा। यहाँ से आप अल्फा कॉमन ले लेंगे तो ए माइनस बीटा बराबर जीरो है, ठीक है। यहाँ से ये वाला पार्ट जो है वो कंटिन्यू होता है। तो ए अल्फा माइनस बी अल्फा इक्वल टू जीरो आ गया। ए माइनस बी जो है वो क्या हो गया, यहाँ पे मिल गया, और अल्फा जो है आपका नॉन जीरो है। तो अल्फा जब जीरो नॉन जीरो है तो यहाँ से ए माइनस बी जो होगा वही जीरो होगा, ठीक है ना। तो नॉन जीरो है और ए माइनस बी क्या है आपका, जीरो है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर इसमें ए अल्फा बराबर बी अल्फा है, तो यहाँ से मिलेंगे क्या, यहाँ से ए बराबर बीटा मिलेंगे, क्योंकि अल्फा जो है यहाँ पे जीरो नहीं है, ठीक है ना। सेकंड थ्योरम क्या कह रहा है, सेकंड थ्योरम कह रहा है कि अगर ए जो है हमारे पास नॉन जीरो एलिमेंट है फील्ड से, और अल्फा कमा बीटा वो वेक्टर से है, तो मिलना क्या चाहिए, ए अल्फा बराबर ए बीटा बराबर मिलना चाहिए अल्फा बराबर बीटा। ए अल्फा बराबर ए बीटा, तो यहाँ से ये चीज़ें जो है इस साइड आएंगी तो माइनस में आ जाती हैं, तो ये जीरो मिलता है। ए कॉमन होने पे अल्फा माइनस बीटा बराबर जीरो हो जाएगा। और ए जो टर्म है वो क्या है, नॉन जीरो है, ठीक है ना, नॉन जीरो हो गया। तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू जीरो हो गया। यहाँ से क्या मिल गया, यहाँ से मिल गया
अल्फा बराबर बीटा हो गया क्योंकि यहाँ से ए नॉट इक्वल टू जीरो है। इट मीन्स अगर कोई टर्म ले नॉन जीरो एलिमेंट लेते हैं फील्ड का, सपोज मैंने 5 लिया, ये 5 एलिमेंट ले रहा है। 5 क्या है, 5 एक नॉन जीरो एलिमेंट है, फील्ड से है। और अल्फा कॉमा बीटा ले रहा हूँ वेक्टर से। अल्फा कॉमा बीटा सपोज करता हूँ मैं, ये 4 और 6 लेता हूँ, भी से ले लेता हूँ। और सो क्या करना है, ए अल्फा बराबर ए बीटा, यानी 5 का जब भी मल्टीप्लाई करना होता है 4,6 से, तो ये 5 गुने एक बार मैं 4 से करता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद से क्या करते हैं, उसके बाद से करते हैं 5 × 6 करते हैं। अंदर में दोनों का मल्टीप्लाई एक का दूसरे के साथ करते हैं, तो ये मिलता है 20 में और ये मिलता है 30 में। यानी अगर मेरा ये मतलब है कहने का कि अगर मैं एक एलिमेंट लूँ, नॉन जीरो एलिमेंट लूँ फील्ड का, और वेक्टर मेरे पास 4,6 वेक्टर है, ठीक है ना। या इसको मैं ऐसे दिखा सकता हूँ, सिंपल अगर 5 है तो 5 एक बार जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो 4 से हो रहा है, ठीक है। और फिर 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, वो 6 से हो रहा है। तो इधर में 20 हो गया और इधर में 30 हो गया, जो इक्वल नहीं है। तो यहाँ जब इक्वल नहीं है तो अल्फा कमा बीटा क्या होगा, ऐसे एलिमेंट होंगे जो कि मतलब यहाँ पे जो ए है ना, सॉरी, ए जो है वो इक्वल नहीं होगा जीरो के, नॉन जीरो टर्म है। तो यहाँ पर वो टर्म ले लिया गया जो यहाँ पे 20 नॉट इक्वल टू 30 हो गया, ठीक है ना। ये अदर एक आप एग्जांपल ले लो, जैसे 3,2 करना है, इक्वल टू में भी 3,2,3 हो जाएगा। तो ये जो है 6 = 6, ये क्या हो सकता है, ये इक्वल हो सकता है, ठीक है ना। तो ए अल्फा जो इधर ऑपरेट करते हैं तो यहाँ से मिलता क्या है, ए अल्फा माइनस ए बीटा इक्वल टू जीरो मिलता है। अगर मैं इस वाले प्रोसीजर को सॉल्व करूँ तो कैसे करूँगा, इसको देखते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। मैंने लिया 4 लिया, ठीक है। 4 हमारा किससे है, 4 फील्ड से है। और 3,2 जो है वो किससे है, वो वेक्टर से है। यानी 4 जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो है। और अल्फा कॉमा बीटा जो है भी से है। तो अगर 4 का मल्टीप्लाई करना होगा 3 से, ठीक है, यानी अकॉर्डिंग टू दिस ए अल्फा बराबर ए बीटा होगा। और 4 का मल्टीप्लाई करना होगा 2 से। तो 4 का 3 से जब करेंगे हम, और ये वाला जो पोर्शन है उठ करके इस साइड आएगा, ठीक है। यानी माइनस में क्या मिलेगा, माइनस में मिलेगा 4 क्रॉस में 2 मिलेगा, इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ठीक। यहाँ से मैं 4 को या तो मल्टीप्लाई करके लिख सकता हूँ, बट मैं क्या करता हूँ, 4 को कॉमन ले लेता हूँ और 3 - 2 को ऑपरेट कर देते हैं। 4 एक्चुअली में नॉट इक्वल टू जीरो है, तो 3 - 2 ही क्या होगा, वो जीरो के इक्वल होगा। जो मिलेगा क्या, जो मिलेगा हमारा, अगर 3 - 2 इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो ये मिलेगा 1, ठीक है ना, इक्वल टू जीरो। तो यही चीज है, बस इसको नंबर के फॉर्म में देख लिया गया। जब नंबर के फॉर्म में चीजों को समझते हैं तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाता है, ठीक है ना। बढ़ते हैं अपने एन टपल ऑफ एलिमेंट्स के, और बढ़ते हैं, यानी वेक्टर एडिशन जब भी हम करेंगे अगर एन टपल का टर्म होगा तो उसको कैसे प्रूव करेंगे उसके बारे में एक एग्जाम्पल है, काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, ठीक है ना। पहले ये आता था क्वेश्चन, मतलब भोपाल वाले में आता था, थर्ड सेमेस्टर में पूछा जाता है। लीनियर अलजेब्रा वेक्टर स्पेस पढ़ते हैं ये बीटेक वाले के लिए, और बीएससी में भी इसको पढ़ा जाता है, ठीक है ना। तो एग्जाम्पल क्या है कि अगर कोई फील्ड है हमारे पास, आर्बिट्री फील्ड है, आर्बिट्री फील्ड है, तो मुझे प्रूव करना क्या है, सेट ऑफ ऑल ऑर्डर ऑफ n टपल्स ऑफ द एलिमेंट्स of f with vector addition and
स्केलर मल्टीप्लिकेशन, दो चीजें आ रही हैं, वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। जो यहाँ पे टर्म है A1 A2 A3 और AN तक है, B1 B2 B3 और BN तक है। अगर इनका मैं एडिशन करता हूँ तो A1 B1 से साथ में जाएगा, A2 B2 के साथ में जाएगा, A3 B3 के साथ में जाएगा, ऐसे ही AN BN के साथ में जाएगा। जब मैं इसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन कोई k लेकर के कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, A1 A2 AN है तो ये k A1 k A2 k AN हो जाएगा। जो AIBI है वो और k है जो फील्ड है, ये क्या वेक्टर स्पेस है ओवर फील्ड पे। तो सॉल्यूशन देखते हैं और इसका प्रूफ समझते हैं, क्या इसका प्रूफ होगा। सबसे पहले तो डिस्कस करते हैं कि अगर कोई वेक्टर स्पेस है, ठीक है ना, तो अगर भी है तो सपोज करते क्या है, कोई भी है, ठीक है ना, लेट बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल ओवर एफ, ठीक है, ओवर सॉल्यूशन है ये। लेट बी द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड एंड टपल ओवर एफ। तो भी क्या लिया गया, एन टपल इसका A1 A2 AN तक इसका एन टपल है, और A1 A2 AN तक क्या है से है, फील्ड से है। प्रूव करना क्या है, V2 जो होगा वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस हो जाएगा, ठीक है। इसको प्रूव करना है तो दो चीजें इसमें समझते थे कि एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता था और मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता था। तो एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा जाता था तो चार पांच चीजें प्रूव करते थे। पहले आता था क्लोजर प्रॉपर्टी, फिर आएगा एसोसिएटिव, फिर आएगा कॉमोटेटिव आएगा, फिर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स पढ़ते थे। तो सबसे पहले तो एडिशन के रिस्पेक्ट में देखते हैं एडिशन कैसे करेंगे एन टपल का। तो वेक्टर स्पेस पहले से गिवन क्या है, एन टपल है ओवर फील्ड पे है, यानी एन टपल का हमारा वेक्टर स्पेस है। तो वेक्टर स्पेस जनरली मैं लेता हूँ क्लोजर प्रॉपर्टी के भी यहाँ पे। सबसे पहले कौन सा पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं, सबसे पहले डिस्कस करने जा रहे हैं क्लोजर प्रॉपर्टी के बारे में, ठीक है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी से आपको मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक। तो क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या था बेसिकली, क्लोजर प्रॉपर्टी में पॉइंट्स ले लेते हैं, जैसे कि अल्फा ले लेंगे, जो हमारा A1 A2 AN, ये क्या है, एन टपल है अल्फा का। ऐसे ही बीटा ले लेते हैं, B1 B2 BN है, एन टपल है BN का। तो जब हम इनके बीच में क्लोजर प्रॉपर्टी लगाते हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी जनरली अगर 4+5 है तो ये भी क्या होगा, 5+4 ही होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा दे देगा आपका, बीटा प्लस अल्फा दे देगा, और ये भी कहाँ से होना चाहिए, V से होना चाहिए। तो देखते हैं, जैसे V से है तो अल्फा प्लस बीटा इसका सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस, अल्फा प्लस बीटा आपका हो जाएगा A1 B1 A2 B2 और AN BN हो जाएगा। AN BN A2 B2 और AN BN क्या हो जाएगा, आर ऑल एलिमेंट ऑफ फील्ड। अल्फा प्लस बीटा बिलोंग टू V है, तो फॉर एवरी अल्फा कमा बीटा बिलोंग टू V, एंड thus V is closed with respect to addition of n tuples। एडिशन ऑफ n tuples। सेकेंड पॉइंट है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी समझते हैं। एसोसिएटिव में यानी इसमें होना क्या चाहिए, इसमें होना चाहिए कि अगर मैं अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा लेके चल रहा हूँ, ठीक है ना,
तो एसोसिएट होने के बाद ये मिलता था अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मिल जाएगा, ठीक है। यही चीजें इसमें प्रूफ करनी है, ठीक है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एन टपल के टर्म को लेकर के चलना है, ठीक है। जो लिया हुआ है एन टपल का टर्म, तो अल्फा ये रहा आपका अल्फा, ये रहा अल्फा, अल्फा ये है, बीटा आपका यहाँ पे है, और ये सी वाला पोर्शन हमने गामा ले रखा है। तो अल्फा का एक एलिमेंट उठाना था बीटा का, तो बीटा और गामा एक में ऐड है। ये जो ब्रैकेट है, ये बीटा और गामा एक में ऐड है। तो बीटा और गामा आपका यहाँ पर मिल करके मिल गया, ये क्या हो गया, ये बीटा प्लस गामा हो गया। और ये आपका रहा, ये रहा अल्फा। तो इनके बीच में जो भी हम कम्यूट करते हैं, A1 प्लस B1 प्लस C1 हो जाएगा एक बार में। फिर A2 प्लस B2 प्लस C2 हो जाएगा, फिर AN BN प्लस CN हो जाएगा। तो ये क्या है, एसोसिएटिविटी है फील्ड का फॉर एनी एडिशन के रिस्पेक्ट में है। यहाँ से A1 B1 A2 B2 AN BN प्लस में C1 C2, ये क्या हो जाएगा, CN तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हो जाएगा। A1 A2 AN आपका अल्फा है, B1 B2 BN बीटा है, C1 C2 CN ये क्या है, गामा है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आपका टर्म मिल गया यहाँ से। इसके बाद थर्ड वाला पॉइंट है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी डिस्कस करते हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में जनरली क्या था कि अगर अल्फा प्लस बीटा है, ये मुझे मिलेगा बीटा प्लस अल्फा मिलेगा, ठीक है ना। ये आपका कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में अल्फा बीटा जो है टर्म है मिला हुआ है। तो अल्फा बीटा टर्म जो है आपका, अगर मैं अल्फा लेके चलता हूँ, ये वाला जो टर्म आपका गिवन है, ये अल्फा है, ये वाला जो टर्म है वो आपका बीटा है। इनके बीच में एडिशन, यहाँ AN प्लस BN, AN BN B2 A2, और ये क्या हो गया आपका BN प्लस AN हो जाएगा। ये आपका है कम्यूटेटिविटी फॉर एडिशन इन फील्ड के रिस्पेक्ट में कम्यूटेटिविटी है, यानी बीटा प्लस अल्फा है। एक मिनट, सॉरी फॉर मिस्टेक। उसके बाद है, ये तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हो गया। फिर है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो वेक्टर। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो वेक्टर समझते हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी और जीरो वेक्टर, ठीक है ना। तो जीरो वेक्टर के साथ जब भी हम कुछ ऐड करते हैं तो वो सेम सेम चीज मिल जाता है, यानी कुछ ऐसा टर्म लेकर के चले जो क्या हो, एडिटिव आइडेंटिटी हो, और वो जीरो वेक्टर भी आता हो। तो जीरो वेक्टर जो नंबर होंगे, जीरो वेक्टर वो कैसे होंगे, जीरो नंबर के एलिमेंट होते हैं उस वेक्टर में, तो वो क्या होता है आपका जीरो वेक्टर होता है, जो भी होगा। और जीरो जो होगा वो क्या है, यहाँ पे अगर एफ से है, फील्ड से है, तो एक अल्फा लेते हैं। अल्फा आपका है, सपोज करते हैं A1 A2, ये सारा का सारा अल्फा है जो भी है। और कोई इसमें एलिमेंट अगर मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तो ये अल्फा प्लस जीरो हो जाएगा, ठीक है ना।
तो अल्फा प्लस जीरो हो जाएगा, तो ये अल्फा प्लस जीरो हो गया। तो अल्फा प्लस में जीरो ऐड कर दो, कोई मतलब नहीं बनता है, सिर्फ तो वहीं आता है, तो जिसको हम डायरेक्ट अल्फा बोलते हैं। जो मिला क्या, सिमिलरली यहाँ से मिल गया जीरो वेक्टर प्लस अल्फा इक्वल टू अल्फा, यानी जो जीरो वेक्टर है वो जीरो कॉमा जीरो इज द एडिटिव आइडेंटिटी दैट इज जीरो वेक्टर इन वी हो गया। ठीक है। फिफ्थ पॉइंट है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि अगर मैं कोई टर्म दिया हुआ, जैसे पाँच है ना, पाँच में अगर मैं -5 ऐड कर दूं तो जीरो मिलता है। चाहे फोर में -4 में ऐड कर दूं तो ये क्या मिलता है, जीरो मिलता है। चाहे ए में मैं -a ऐड कर दूं तो वो जीरो मिलेगा। चाहे बी में ऐसे ही माइनस में बी कर दूं तो वो भी जीरो मिलेगा। आप देख पा रहे हैं कि कैसे भी टर्म हो उसमें अगर मैं इनवर्स ऐड कर देता हूँ तो वो चीज़ें जो है वो देंगी, जीरो देंगी। यहीं अगर इसके जगह पर मल्टीप्लिकेशन होता तो मैं वन वन लगाता, जो कि मिलता मुझे सेम। अगर बी में वन से मल्टीप्लाई करूँ तो बी मिलता है, ऐसे ही मिलता मुझे पूरा का पूरा। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स हो गया, यानी नेगेटिव वेक्टर इन बी। ठीक है। तो अल्फा में लेकर के चलता हूँ, A1 A2 जो है वी से है, और इनवर्स उसका मैं निगेटिव वाले लेता हूँ, वो भी वी से है। तो मैं इन दोनों का जब ऐड कर दूंगा तो ऐड करने के बाद से ये जीरो मिलेगा, जो जीरो वेक्टर मिल जाएगा, तो ये आपका यहाँ से इसका जो है प्रूफ हो गया, यानी -अल्फा प्लस अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर हो गया। ठीक है। सॉरी फॉर प्रॉब्लम, थोड़ा सा यहाँ पे -अल्फा में प्लस -अल्फा इक्वल टू जीरो वेक्टर। ठीक है। बॉक्स बनाने के चक्कर में चला गया, और कलर कर दिया जाए इसको। ठीक है। तो जीरो वेक्टर मिल गया यहाँ से। ऐसे ही जो है, अगर सारे के सारे सबको टर्म को ऐड कर दिया जाए तो एबेलियन ग्रुप आपका मिल जाएगा, क्योंकि चार पांच प्रॉपर्टी जो भी फॉलो करता है फॉलो करेगा। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी हो गया, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स हो जाएगा। ये देखा गया, ऊपर में जितना देखा गया एडिशन के रिस्पेक्ट में देखा गया। अब स्केलर मल्टीप्लिकेशन के रूप में इसको V2 देखा जाए। ठीक है। तो स्केलर जो भी हम लेते हैं, जैसे एक कोई स्केलर ले ले, सपोज करते हैं मैं पाँच लेता हूँ, पाँच क्या कोई दो ले लेते हैं, और दो का मल्टीप्लाई करते हैं एक वेक्टर से। सपोज करते हैं वेक्टर हमारे पास चार है। ठीक है ना। ये चार जो है, चार वन ले ले, चार टू ले ले, मतलब जितना भी नंबर ले ले इधर में बढ़ते जाएंगे। पावर भी कर दो, फोर का स्क्वायर प्लस फोर क्यू का स्क्वायर। तो ये जो टू है ना, वो सबके साथ में हम ऑपरेट करके देखते थे, यानी मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर टू लिया हुआ है और साथ में थ्री है, फोर है, फाइव है, सिक्स है, सेवन है, ये ऐसे अप टू इनफाइनाइट टर्म है। ठीक है, एंड टर्म है। तो टू का आप थ्री के साथ करोगे, फिर टू का आप फोर के साथ करोगे, ऐसे ही सबके साथ मल्टीप्लाई करके लास्ट में टू का एन के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे। ठीक है। तो अपने रिजल्ट को आप लिख लोगे, जो भी आएगा आप आराम से उसको नोट कर लेंगे। ठीक है। तो वैसे ही हम काम करते हैं कि अगर कोई टर्म लेते हैं, पहले तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन जो भी होगा वो सारा का सारा फील्ड की बातें करेंगे। फील्ड में ही स्केलर मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है। तो फील्ड जो है आपका, यहाँ पे फील्ड है, सपोज करते हैं कोई फील्ड लेते हैं। फील्ड है, सॉरी, फील्ड के और अल्फा जो है नंबर ऑफ टर्म्स होंगे वेक्टर के। जब इनमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सारा का सारा टर्म ऐसे मिलेगा। के जो था पहले फील्ड का था, और अल्फा जो है वी से था, तो इनके बीच का के A1 के A2 के AN बिलोंग टू एफ हो जाएगा।
एंड सो ऑन। ठीक है। और के अल्फा बिलोंग टू वी है। जो भी है वो क्लोज्ड विथ रिस्पेक्ट टू द स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लोज्ड है स्केलर मल्टीप्लिकेशन पे। ठीक है। V3 आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। V3 क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। V3 जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है। यानी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देखना है। ठीक है। तो जो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है यानी लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा ये, और राइट वाला राइट से डिस्ट्रीब्यूट होकर के वर्क करेगा। सबसे पहले देखते हैं ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आखिर है क्या। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है बेसिकली, इसमें जैसे जो टर्म होगा वो लेफ्ट से होगा, तो हम वेक्टर का जो टर्म लेते हैं वो अल्फा ले लेते हैं, बीटा ले लेते हैं। ठीक है। और कोई ए ऐसा एलिमेंट लेंगे जो फील्ड से होगा, और अल्फा जो आपका है वो A1 A2 AN तक है। ये एन टपल हो जाएंगे। और बीटा जो है आपका, अच्छा एक चीज और नई बात है, एक 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 नई नई बात मैं आपको बताता हूँ। आखिर मुझे यहाँ पे दो टर्म लेने की आवश्यकता है क्या? कहीं कहीं पे मैं सिंगल टर्म लेके चल रहा हूँ A1 A2 अप टू AN तक। ठीक है। और कहीं पे मैं B1 ले लेता हूँ, B2 ले लेता हूँ, BN तक ले सकता हूँ। कहीं पे मैं C1 C2 ऐसे ही CN तक लेता हूँ। ठीक है। तो एक बात मेरे दिमाग में आती है कि हम जगह जगह पे चीजों को कैसे हम एक सेलेक्ट करते हैं और दो सेलेक्ट करते हुए जा रहे हैं। तो जैसे जैसे प्रॉपर्टी हम आगे बढ़ते हैं, मैं उसके आपको आंसर भी दे देता हूँ क्या इसका आंसर है। कि जैसे जैसे हम प्रॉपर्टी आगे बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हमारी नीड बढ़ती है। तो आवश्यकता आविष्कार के जननी ये बहुत अच्छे से लोग जानते हैं। यहाँ पे जो भी नीड है, हमारी नीड है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की नीड है। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की नीड को हम क्या करेंगे? फुलफिल करेंगे। तो भाई डिस्ट्रीब्यूटिव होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो डिस्ट्रीब्यूट अगर हमारा चार है तो चार डिस्ट्रीब्यूट होता है टू में, और टू में डिस्ट्रीब्यूट होता है। ऐसे ही अगर कोई इवन नंबर का टर्म ले, तीन और तीन पे होगा। ठीक है। या अदर डिस्ट्रीब्यूट करना चाहें तो जैसे अगर मैं कोई एक फील्ड का टर्म लूँ, जैसे ए जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे 4 लेता हूँ, और अल्फा कॉमा बीटा ले लेता हूँ 6 और 7 लेते हैं। तो लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि लेफ्ट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। यानी जो टर्म होंगे आपके, अल्फा प्लस बीटा में ए लिया था 4, और अल्फा प्लस बीटा लिया था 6 + 7। तो ये जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा पहले 6 पर होगा फिर 7 पे होगा। यानी पहले ए जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया A1 A2 AN पे, फिर B1 B2 BN पे डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब या तो हम दोनों को ऐड कर सकते थे, 4 और 6 7 13 ऐड कर दें, और बाद में इसको आपस में मल्टीप्लाई करके हम लिख सकते थे। ठीक है। या तो ऐसे कर सको, नहीं तो आप डायरेक्ट ऐड करके भी कर सकते थे यहाँ से यहाँ। ऐसे ही हम अलग में लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे दोनों को जब ऐड किया गया तो ऐड करने के बाद यहाँ रिजल्ट मिला। अब ये जो है एक बार A1 A2 से लिए, A2 B1 के लिए, और यहाँ पे AN BN के लिए गया। जो A1 मिला वो प्लस A B1 हो गया, और A2 और B2 हो गया। यह ऐसे ही AN और ABN हो जाएगा बाय डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ इन फील्ड से। यहाँ से A1 A2 और AN मिल गया। अब यहाँ पर ये मिला अल्फा और ये मिला बीटा, तो ए अल्फा ए बीटा यहाँ से क्या मिल गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपस में। हेंस प्रूफ। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या कहती है? राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यानी राइट से डिस्ट्रीब्यूट होगा। एक बार पॉसिबिलिटी बनती तो मैं क्या करता था, लेफ्ट से भी कर सकता था, राइट में भी कर सकता था। जैसे अगर 6 + 7 को ऐड करना है और साइड में मेरा कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे कि मैं ले लेता हूँ 10 लेता हूँ,
तो 10 एक बार जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा 7 से, और एक बार डिस्ट्रीब्यूट होगा 6 से, दोनों के साथ होगा 10, ठीक है। तो यहाँ ऐसे ही मेरा अल्फा है, तो मैं ए प्लस बीटा अल्फा के साथ में यहाँ से मैं क्या करता हूँ, अल्फा जो लिया हुआ है वो अल्फा है हमारा A1 A2 AN है, ठीक है। अल्फा जो टर्म है वो कौन सा टर्म है, अल्फा जो टर्म है वो आपका A1 A2 AN है, ठीक है, V से है। तो मैं अल्फा ले लेता हूँ A1 A2 AN, ये हमारा अल्फा है, और यहाँ पे A प्लस बी टर्म है जो एलिमेंट है आपका फील्ड का है। एक बार जो टर्म होगा पहले पहले जो टर्म होगा A1, और A1 A के साथ जाएगा, A प्लस A2 के साथ जाएगा, A प्लस बी एन के साथ जाएगा। A1 हो जाएगा, और B A1 हो जाएगा, A2 हो जाएगा, B A2 हो जाएगा, AN हो जाएगा, और BAN हो जाएगा, A1 A2 और AAN, BA1 BA2 BAN हो जाएगा, ठीक है। तो सारे के सारे टर्म जो मिले यहाँ से A1 A2 AN हो जाएगा, B A1 A2 AN हो जाएगा। जो टर्म मिला A प्लस बी, वो अल्फा मिला, A अल्फा प्लस बी बीटा हो जाएगा। ये जो टर्म मिल गया वो आपका यहाँ से, ये सारा का सारा आपका, ये अल्फा मिल गया यहाँ से, और ये अल्फा मिल गया यहाँ से। तो दोनों तरफ जो हो गया डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए इसको लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोल दी। अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो होती है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर मैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाऊं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में जैसे कि अगर मैं एलिमेंट लो A, B बिलोंग टू फील्ड से है A, B, और यहाँ से अल्फा बीटा गामा, अल्फा क्या लो A1 AN तक, A भी से है, तो A.B यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, और A.B A1 A2 AN हो जाएगा। अब एक बार जो है A1 के साथ कम्यूट, ये हो गया A2 के साथ में, ये हो गया AN के साथ में, तो A1B हो जाएगा, A2B हो जाएगा, AN B हो जाएगा, ठीक है। ये जो टर्म है A1B A2B AN BN, तो A हो गया, यहाँ से टर्म मिल गया, और B A1 B A2 और ये BAN हो जाएगा। तो ये आपका टर्म अल्फा मिल गया, और B अल्फा A के साथ हो गए, A.B अल्फा हो जाएगा, तो AB डॉट अल्फा हो जाएगा, ठीक है ना। अब फोर्थ पॉइंट है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। सॉरी, थोड़ा सा इसको देखा जाए सेट में, हाँ ठीक है। फोर्थ है आपका मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट को समझते हैं। यानी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट हमने 1 लिया, और अल्फा जो है वो आपका एन टपल है A1 A2 AN तक का। इनके साथ जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम एज इट इज ये अल्फा दे देगा, इसमें कुछ नई बात नहीं है, ये आप आसानी से चीज़ों को समझ सकते हैं। यहीं से मैं कह सकता हूँ क्या कि लीनियर स्पेस हो गया, और एक ये डिनोट करने के लिए था कि Vn को मैं B से डिनोट कर सकता हूँ, या फिर F के पावर N और F के पावर N से। एक नोट है, नोट को समझते हैं। जैसे जो फील्ड होता है ना, फील्ड है, मैं एडिशन कर रहा हूँ, एक बार एडिशन के साथ में मल्टीप्लिकेशन के साथ में भी एनी फील्ड, जो ऊपर वाला एग्जांपल देखा गया है वो क्या है, जनरलाइज्ड है बाय टेकिंग इनफाइनाइट एलिमेंट ऑफ एफ। अगर कोई इनफाइनाइट एलिमेंट है एफ का, तो इनफाइनाइट एलिमेंट वेक्टर का भी होगा, जो वेक्टर भी ओवर एफ पे होगा, जो डिनोट करेगा टोटलिटी ऑफ ऑर्डर्ड इनफाइनाइट टपल्स और इनफाइनाइट सीक्वेंस। those elements are those of F. The element of En over F can be conventionally represented by row vectors A1 A2 AAK, ये आपका रो वेक्टर है,
विच हैज इनफाइनाइट कंपोनेंट्स इन दिस केस a1 a2 an तक हो जाएगा और b1 b2 bn तक हो जाएगा इफ एंड ओनली इफ ak इक्वल टू bk फॉर एवरी k बिलोंग टू iota I प्लस ak इक्वल टू bk बेटर एडिशन विल बी डिफाइंड एज a1 a2 एंड b1 b2 तो a1 b1 प्लस a2 b2 हो जाएगा ये सारा लेट a बिलोंग टू f हो जाएगा अगर कोई ये स्केलर है तो स्केलर मल्टीप्लिकेशन आपका है इज डिफाइंड बाई a1 a2 ऐसे ही a1 ऐसे ही सारा हो जाएगा तो विथ रिस्पेक्ट टू कंपोजिशन ऑफ वे इनफाइनाइट ओवर एफ इज अ वेक्टर स्पेस। ठीक है, तो बातें सब समझ में आ रही होंगी आपको। कुछ क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन को मैं डिस्कस करूंगा, कुछ एग्जाम्पल देखा गया जाएगा और जल्दी जल्दी एग्जाम्पल देख लिया जाएगा। सबसे पहले ये मैं डिस्कस करूंगा आने वाले लेक्चर में पूरा का पूरा एग्जाम्पल ही होगा, एग्जाम्पल अच्छे से समझेंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि। लेक्चर सीरीज को आप ज्वाइन कीजिए और अगर आपको लेक्चर अच्छा लग रहा हो तो लेक्चर अच्छा लगना ही नहीं है, लेक्चर को आप दूसरे तब जब शेयर करेंगे और उससे मुझे रिव्यू मिलेगा तब लगेगा कि मैं अच्छा लेक्चर आपको दे पा रहा हूँ। ठीक है, मिलते हैं अपने क्लास 3 में, थर्ड क्लास वाले में। ठीक है।